गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विषय रहेगा राग मालकोस की तान। इसलिए इससे पिछले वीडियो मैंने राग मालकोस के आलाप करवाए थे। राग भैरव के आलाप तान हो चुके हैं, राग बागेश्वरी के आलाप तान हो चुके हैं और आज राग मालकोस की तान के बारे में बात करते हैं। तो राग मालकोस की तान किसी भी राग की जब हम तान बनाते हैं, लिखते हैं, तो बस एक ही बात ध्यान है कि तान और आलाप में एक विशेष अंतर होता है। तान और जो आलाप होते हैं में खास अंतर होता है। आलाप में हमेशा स्वरों का विस्तार किया जाता है और तान में स्वरों का विस्तार नहीं किया जाता। आलाप हमेशा किसी भी गाने के शुरू में या मध्य में गाया जाता है और तान गाने के आखिर में प्रयोग की जाती है। आलाप में जो स्पीड होती है गाने की वो बहुत स्लो कर दी जाती है और तान में जो गाने की स्पीड है वो बहुत तेज़ कर दी जाती है, फास्ट कर दी जाती है, द्रुत कर दी जाती है। अर्थात आलाप को विलंबित लय में गाया जाता है और तान को द्रुत लय में गाया जाता है और तान का प्रयोग आखिर में किया जाता है, आलाप का प्रयोग शुरू में किया जाता है। वो राग को विस्तार करती है, राग का दर्शन करवाती है और तान को आखिर में समाप्त करते समय गाया जाता है। तान का क्या होता है, तान में जो गायक होता है वो अपने गले की तैयारी दिखाता है कि मैंने कितना तैयार किया हुआ है, कितना रियाज किया हुआ है, कितना अभ्यास किया हुआ है मैंने। तान से यही प्रूव करना होता है और तान को बड़ी तैयारी के साथ किया जाता है क्योंकि तान अनेकों प्रकार की है, जबकि आलाप दो ही प्रकार के विशेष माने जाते हैं, स्वर आलाप, बोल आलाप। बस आलाप में तान में क्या होता है, तान में कहीं जबड़े की तान है, कहीं हलक की तान है, कहीं कूट तान है, तो इस तरह अलंकारिक तान है। वो कूट तान जो मैं बता रहा हूँ ये भी 49 प्रकार की होती है। अब तान बहुत ज़्यादा प्रकार की होती है, कहीं हलक तान है, कहीं जबड़े की तान है, कहीं सपाट तान है। तो ये सब अलग अलग कलाकारियाँ अपने गले को घुमा घुमा के, इस जबड़े को हिला हिला के गायक लोग अपने अपनी तान का, अपने अपने रियाज का प्रदर्शन करते हैं। और तान की तैयारी के बगैर तान को कहीं भी स्टेज के माध्यम से आप नहीं गा सकते जब तक तैयारी नहीं हो। तो तान में क्या किया जाता है, तान में दो मात्राओं का समय एक मात्रा में प्रयोग करना था। जैसे हम किसी ताल की दुगुन बनाते हैं, जो ताल के जो बोल होते हैं, जो दो मात्राओं के बोल होते हैं, उनको एक मात्रा के नीचे एक कर दिया जाता है, एक साथ कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है उनको। तो जैसे ताल की आप दुगुन बताते हैं, इस तरह तान में क्या होता है, जो स्वर होते हैं, स्वरों को एक साथ बोला जाता है। एक मात्रा का दो स्वर होते हैं, उनका दो स्वरों का टाइम एक मात्रा में ही इंक्लूड किया जाता है, तो इसे तान कहते हैं। तान में बड़ो द्रुत गति से प्रयोग किया था। आज राग मालकोस की तान। तो सबसे पहले मैं बार बार ये बताता रहा हूँ कि जो तान आए चाहे आलाप आए, तान हो चाहे आलाप हो, हमें क्या करना पड़ता है, तान और आलाप के लिए हमेशा क्वेश्चन पेपर में ये लिखा नहीं आएगा आप इतने आलाप बनाइए। आलाप हमेशा दो लिखने पड़ते हैं। एक आलाप में कम से कम 8 स्वर होने चाहिए, 8 डैश होने चाहिए, तब जाके वो 16 मात्राएं बनेगी। 16 मात्राएं क्यों बनेगी, क्योंकि अमूमन तान आलाप वगैरह तान जो होती हैं वो 3 ताल में ही गाई जाती है। तिलवाड़ा में भी कोई गा सकता है वैसे बनी, जिसमें 16 मात्राएं होती है। तो जितनी ताल की मात्राएं प्रयोग की जाती हैं उसी के हिसाब से उनके बोल या उसमें स्वर प्रयोग किए जाते हैं। आलाप में क्या करते हैं, हम 8 स्वर लिखे, 8 डैश लगा दिए, तो कितने हो गए, डैश को डबल मात्रा का साइन है इसलिए उसमें 16 मात्रा हो जाती है। तान में क्या किया जाता है, तान में जिसे हम तो दुगुण प्रयोग करते हैं, दुगुण के नीचे अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह स्वरों के नीचे अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, स्वरों के नीचे, तो तान बन जाती है। बोल तान भी होती है, स्वर तान होती है। बोल तान भी जिसमें बोल प्रयोग किया जाए, स्वर तान जिसमें स्वर प्रयोग किया जाए। तो स्वर तान जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं। बोल तान लिखते वक्त हम अवग्रह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये पहली तान जिसमें मैंने बता रखा है कि सभी तान में आप एक सोच, इसमें राग मालकोस में ग, ध, नि तीनों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं तथा इसमें वर्जित स्वर जो होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्जित स्वर इसमें रे, व, प, ये दोनों स्वर इसमें वर्जित होते हैं, प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इस राग की जाति ओडव ओडव बनती है। मध्य रात्रि में गाया जाता है और मैं स्वर इसका वादी स्वर है। आलाप तान में आप गौर करेंगे तो देखेंगे बार बार मैं को लिखा जाता है, बार बार मैं का प्रयोग किया जाता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे और रही बात, दूसरी बात, कोई भी आलाप तान बनाते हैं अपने सिलेबस के रागों में कि मैंने बताया कि उसमें ध मंद्र सप्तक से शुरू किया जाता है और मध्य सप्तक पे समाप्त किया जाता है। तो मंद्र सप्तक में धैनी स्वर प्रयोग किए जाते हैं।
दैनी से स्टार्ट किया जाता है, किसी रागों को पैनी से स्टार्ट किया जाता है, पंचम स्वर से शुरू करते हैं, कहीं इसको धैवत स्वर से शुरू करते हैं। तो अपने तीनों राग भैरव मालकोस में धैनी से स्टार्ट कर रखे हमने, जो इसके आलाप और तान। तो सभी रागों में पिछले राग अगर आपने ध्यान से देखे होंगे, तान देखी होंगी और उनकी आलाप देखी होंगी, तो क्या क्या धैनी सा सा, धैनी सा सा, इनको डबल हो गया। फिर गै में, ये सभी, ये 6 पेयर तो सभी रागों में स्टिच प्रयोग कर रखे हैं, तीनों रागों में, भैरव में, मालकोस में और बागेश्वरी में। तो इसमें मंद्र सप्तक के स्वर होने चाहिए, 7 में इन स्वरों का ध्यान रखना पड़ेगा। ध नी लिखिए, और साथ में इसको कोमल करते हैं, कोमल बागे मालकोस राग, और ये तान, तान का चिन्ह होगा धनी सा, डबल हो गए, इनको फिर तान का पड़ेगा। इसको फिर रिपीट कर देते हैं, ध नी, नीचे निचिन धनी, फिर सा, धनी सा। अब इसके बाद इसमें गै, स्वर हैं ही कितने इस राग में, बहुत ज्यादा स्वर थोड़ी है, इसमें स्वर है सा, गै, मैं, ध, नी, ये स्वर प्रयोग किया जाता है इस राग में। 5 स्वर है, इन 5 स्वरों को घुमा फिरा के प्रयोग किया जाता है राग के फलों के अनुसार, राग के अंग के हिसाब से। धनी सा, गै में, ये हो गई। इसमें गै को कोमल, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ बन गया। और आखिरी वाला पेड़ क्या बनाना हमें, सा है ही सभी में, ये हो गया सा। अब कितने पेड़ हो गए, 8 बनाने ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए। धनी सा, तो बीच में क्या डाल देंगे, गै सा, डबल डाल देंगे, धनी सा, गै में, गै सा। उसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 पेड़ हो जाएंगे। तो इसमें कितने पेड़ हो जाएंगे, 8 पेड़ हो जाएंगे। धनी सा 2 2 4 2 6 और 2 8 पेड़ हो गए। आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सहित कितने पेड़ हो गए, 8 पेड़। ये एक आलाप बन गया। आलाप बनाने हैं 2, दूसरे में क्या, दूसरे में भी समाप्त करना पड़ेगा, लास्ट वाला स्वर सा ही होगा। दूसरे वाले में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा लास्ट वाला स्वर क्या हो। इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा सा में, क्योंकि इसका मध्यम स्वर वादी स्वर है, सा में, गै में, फिर ध में, ये कोमल स्वर का चिन्ह, ध में, फिर गै में, इस स्वर प्रयोग कर दिए, सा में, गै में, ध में, गै में। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट उठा के रखना पड़ेगा। पर फर्क कितना होगा इसमें ये धनी, ये स्वर प्रयोग किए जाएंगे। कोमल चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोमल स्वर आप इसमें नहीं लगाते तो दूसरा राग बजाएगा, धनी, फिर धनी, ध में, कितने पेड़ हो गए, लास्ट वाला पेड़ हमें समाप्त करना है, 1 2 3 4 5 6 पेड़ हो गए। सा में, गै में, ध में, गै में, धनी, ध में, फिर गै में, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर गै के साथ लगा के गै और सा, गै सा, ये 8 पेड़ हो गए। 8 पेड़ क्यों, स्वर काउंट करेंगे तो 16 स्वर है इसमें। इसी राग में सा, गै में, धनी, इन्हीं स्वरों को घुमा फिरा के प्रयोग किया जाता है। अगर आप स्वरलिपि में इसे प्रयोग करना चाहें तो इतना ध्यान रखें कि ये मंद्र सप्तक से समाप्त करना है, मध्य सप्तक के सा पे स्वर हो, तान हो या आलाप हो, इस पे समाप्त किया जाता है। इसमें इन्हीं स्वरों का ज़्यादा फ्लो होता है। आप स्वरलिपि को भी ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैं, गै में, गै सा, नी सा, धनी सा, गै में, उसमें ये है। मैं पे क्यों स्टार्ट कर रखी है, क्योंकि वो उस स्वर से, वो उसका अंश स्वर है। किसी भी राग में, हर राग में अलग अलग अंश स्वर होते हैं जहाँ से कोई गायन वादन शुरू किया जाता है। जिस तरह ताल में सम होती है, सम क्या कहलाती है, जहाँ से कोई ताल बजनी आरंभ की जाए और समाप्त किया जाए, उस ताल को सम कहते हैं। इस तरह राग में कहीं से जो गाना बजना शुरू किया जाए और जिस पे समाप्त किया जाए उसे अंश स्वर कहा जाता है। समाप्त वाले में न्यास के स्वर होते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा स्वर भी आ जाते हैं, कई बार 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी स्वरों पे न्यास किया जाता है, ठहराव किया जाता है। तो ये होगी राग मालकोस की तान होगी, जिसमें धनी सा, गै में,
हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि यहाँ तक के प्रत्येक राग में जो अपने भैरव है, बागेश्वरी है, मालकोष है, तीनों में तान में ये स्वर एसटीज प्रयोग होंगे, लेकिन इनके चिन्ह बदल जाए। अगर ये बागेश्वरी होता तो इसमें हम ध को कोमल नहीं करते, अगर ये भैरव होता तो हम इसमें नी और ग को कोमल नहीं करते, सिर्फ ध होता और फिर इसमें रे का प्रयोग भी मिलता, लेकिन रे का प्रयोग नहीं है। तो इससे पहचान भी होती है, रागों को पहचाना कैसे जाए। प्रत्येक राग के नियम होते हैं, भैरव में रे और ध कोमल होते हैं, बागेश्वरी में ग और नी कोमल होते हैं, और मालकोष में ग ध नी, ये तीन स्वर कोमल होते हैं। इसी के आधार पे हम पेपर में कई बार आता है क्वेश्चन कि निम्न स्वरों से किसी राग को पहचानिए, तो इन्हीं के आधार पे उसको पहचाना जाता है। अगर किसी राग में वैसे दे रखा है ग ध म और साथ में ये रे दिया हुआ है, अगर इसमें रे और ध कोमल है तो सीधी सी बात है कि ये राग भैरव है। अगर इस राग में उसमें ग म ध नी और इसमें क्या कर दिया जाए ग ध, और ये नहीं ना दे करके सिर्फ देखिए ग ध में तीन स्वर दे रखे मान, और ये कहाँ का भी पहचानिए, तो आप इसमें ध्यान लगाएंगे इसमें ग भी कोमल है और ध भी कोमल है। तो ग भी कोमल और ध भी कोमल, वो कौन सा राग है? वो है राग मालकोष, क्योंकि मालकोष में ग ध नी तीनों स्वर कोमल है। अगला स्वर इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसलिए आप इसको पहचान लेंगे कि ये राग मालकोष के स्वर है। अगर इसमें ध को कोमल ना दे, ग को कोमल ना दे, केवल ध कोमल दिखा रखा है और ग नहीं है, अब पहचानिए। तो सीधी सी बात है, ये राग कौन सा बनेगा? ये राग भैरव बनेगा, क्योंकि अगर ये मालकोष राग होता तो पेपर बनाने वाला ग को भी कोमल करता। इसमें ग को कोमल नहीं किया हुआ है, केवल ध कोमल किया हुआ है, इसलिए ये राग बनता है कौन सा? भैरव। और अगर ध को हटा करके मैं सिर्फ ग को कोमल करूं तो ये राग कौन सा बनता है? सीधी सी पहचान है, ये राग बागेश्वरी बन गया। क्यों बन गया? अगर ये भैरव, वही नियम है, भैरव होता तो ग कोमल नहीं मिलता, सीधी सी बात, ग कोमल है ही नहीं तो फिर भैरव का तो मतलब ही नहीं है। तो अब कौन कौन से रागों में ग कोमल होता है? ग कोमल होता है एक तो बागेश्वरी में और एक होता है मालकोष में। अगर ये मालकोष होता तो इसमें ध भी कोमल मिलता, ध कोमल नहीं है, केवल ग कोमल है, इसलिए प्रूव होता है कि ये राग बागेश्वरी की स्वर है। इस तरह पहचानना पड़ता है। अगर अब ये भी ना हो और सिर्फ इतना ही दे रखा हो, इतने ही तीन स्वर दे रखे हो, और फिर कहा जाए कि आपके सिलेबस में से ये कौन से राग के स्वर हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि अगर किस किस के हो सकते हैं, और ये आखिर में अंदाजा किस पे जाएगा? शुद्ध सारंग पे जाएगा। शुद्ध सारंग में ग स्वर होता ही नहीं, तो इसमें पै मिल सकता है आपको, पै ध मै मिल गया, तो सीधी बात है ये है। इसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग क्या है, या इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग मिल सकता है, तो ये कौन सा होगा? शुद्ध सारंग। शुद्ध सारंग की पहचान क्या होगी? शुद्ध सारंग में मैं या इनमें से जरूर ये मैं प्रयोग मिलेगा, उसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाएगा, और तीव्र मध्यम का प्रयोग अपने सिलेबस में केवल एक राग में किया जाता है, वो है राग शुद्ध सारंग। बस इतना ध्यान रखना है। राग को पहचानने के लिए, रागों को पहचानने के लिए छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं पकड़ में से उठा करके, जैसे दे दिया गया मैं गए रेशा, मैं गए रेशा, पहचानिए कौन सा है, सीधी सी बात है, इसको पहचानेंगे वही बातें हैं। इसमें साथ में देंगे तो ध भी दिया जा सकता है अगर ये बागेश्वरी प्रूव करना हो, लेकिन इतना पता है कि पिछले वाला पार्ट अपनी बागेश्वरी की पकड़ का आखिरी पार्ट है, पिछला पार्ट ये मैं गए रेशा, यानी मैं पे ध गए मैं गए रेशा। अगर आपको पकड़ अच्छे से याद होगी तो तुरंत आप पहचान लेंगे कि ये कौन से राग के स्वर प्रयोग है। इसलिए प्रत्येक राग को पहचानने का भी तरीका है, लेकिन उसको 4-5 बार उसके विकृत स्वरों का ध्यान रखेंगे तो ही राग पहचान में आएगा। विकृत स्वरों का ध्यान रखें, साथ में उसका फ्लो का ध्यान रखें, और आपको उसकी पकड़ याद है तो वेल एंड गुड है, स्वरलिपि भी याद है तो भी अच्छी बात है। एक राग में से क्वेश्चन कितने बनते हैं? राग विस्तार, राग परिचय, रागों की स्वरलिपि, रागों के आलाप तान, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं जो सिर्फ राग से संबंधित आते हैं। इसलिए थोड़ा सा राग वाले चैप्टर को
थोड़ा सा आप मानते हैं डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट तभी है जब हम मान के बैठ गए डिफ़िकल्ट है। अगर सोच के बैठ गए कि सरल है तो सरल है। जिसको काम को आप सोचेंगे मुश्किल है तो मुश्किल ही दिखाई देगा। इसलिए अर्जुन की तरह गुरु द्रोणाचार्य जब उनको निशाना लगाना सिखा रहे थे, सिर्फ यही बात कहा था कि आंख पे निशाना लगाना है। और फिर बाद में जब प्रश्न पूछा गया, धनुष और बाण हाथ में देकर के पूछा गया कि बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो छोड़ के अर्जुन ने सभी ने कहा कि गुरुजी सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे जब गुरुजी ने ये कहा कि आंख पे ऊपर निशाना लगाना है, आपका एम क्या है? वो जो पक्षी पेड़ पे बैठा रखा था उन्होंने, आर्टिफिशियल पक्षी बनाना, मतलब कृत्रिम बनाया हुआ पक्षी था, उसको पेड़ पे बैठाया गया था और ये बताया गया था आपको उसकी आंख पे निशाना लगाना। जब प्रश्न ही ये आंख पे निशाना लगाना है तो आप पूरी बॉडी को और पूरे वातावरण को देखने की कोशिश क्यों करते हैं? आपका लक्ष्य ही गलत है। जब आपका लक्ष्य ठीक नहीं है तो कैसे आप निशाना भेजेंगे? इसलिए आप सिर्फ टारगेट की ध्यान, इसलिए उस टारगेट को ध्यान रखने के लिए सिर्फ वही ध्यान हो, इसलिए इनके विकृत स्वरों का विशेष ध्यान किया जाए, तब कोई चीज़ कठिन नहीं लगेगी। इसलिए इनको बड़ा ध्यान से रखा, ध्यान से पढ़ाया जाए। साथ में अब की बार तो बहुत अच्छा हुआ कि वीडियो भी बन गई। मैं खुद सोचता हूँ कि ये बहुत पहले मुझे बनानी चाहिए थी। जो पिछले सेशन के बच्चे निकल गए, अगर वीडियो भी होती तो मैं सोचता हूँ कि मेरे सभी बच्चों के, कंप्लीट बच्चों के 100 नंबर आते। क्योंकि वो घर पे रहते, जब एग्ज़ाम टाइम में तैयारी करते तो हम प्रत्येक बच्चे के पास नहीं पहुँच पाते हैं। एग्जाम टाइम में बच्चों के घर जा करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको स्कूल बुलाते हैं, तो लेकिन क्या होता है, तो उसमें सभी बच्चों को उतना ध्यान नहीं दिया जा पाता। एग्जाम टाइम में कई बार कुछ बच्चे छूट जाते हैं। अगर उनके पास वीडियो होती तो बड़ी अच्छी तैयारी करते और सभी के 100 नंबर आते। पढ़ते भी, वीडियो भी देखते तो अच्छी तैयारी होती, समय का सदुपयोग हो जाता और हम उनके पास ना रह कर भी उनके पास मौजूद रहते। तो ये बढ़िया काम हो गया अब की बार कि अपने चैनल में सारे वीडियो +2 का लगभग सिलेबस मैं एक शुरू से लेकर के परिभाषाओं से लेकर के मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा अब तक इस वीडियो में। आगे भी कोशिश करूँगा इसके सिलेबस को अच्छे से भजन गीत बना करके सिलेबस को पेश किया जाए, ताकि आपको पढ़ने में परेशानी कम से कम हो और ये और भी अधिक मनोरंजक हो जाए। संगीत का काम ही मनोरंजन करना होता है, और मनोरंजक हो जाएगा तो आपको संगीत और भी अच्छा लगेगा और सिलेबस भी याद हो जाएगा। ऐसी कोशिश करने वालों आगे में, बाकी समय बताएगा क्या होने वाला है। तो अभी टेंशन फ्री होकर जो काम दिया जाए उसकी वीडियो देखी जाए और फिर बाद उसको पढ़ा जाए। पढ़ने के बाद एक बार लिख के दिया। आप म्यूजिक को सिर्फ घर में 20 मिनट भी देते हैं, 20 मिनट का टाइम सिर्फ म्यूजिक को घर पे देते हैं, तो आप 100% काम कर रहे हैं, आपके मार्क्स भी 100% है। ऐसी हमारी दुआ, हमारी कामना है। आज का इतना ही, धन्यवाद।